नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7। अध्याय का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में हम सबसे पहले जानते हैं विजयनगर यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ चूंकि नाम से स्पष्ट है कि विजय का नगर, ठीक है। तो विजय का नगर जो कि दक्षिण भारत का एक जो है सम्मानित साम्राज्य, तो इसके बारे में हम इस पार्ट में जानने का प्रयास है वो करेंगे। देखिए विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित साम्राज्य और शानदार साम्राज्य था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो दक्षिण में पनपा था, यानी कि हिंदू साम्राज्य था और इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर मोस्ट ऑफ जो विजयनगर के इलाके थे या जो क्षेत्र था विजयनगर वो जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य जो वर्तमान में है कर्नाटक में स्थित था और उसके आसपास के कई क्षेत्र है वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो देखिए अगर हम साम्राज्य जाने तो साम्राज्य क्या होता है। साम्राज्य से तात्पर्य होता है वो भूभाग जिसका कोई सीमा रेखा जिसकी कोई निश्चित नहीं होती है वो साम्राज्य। तो चूंकि पहले राजा महाराजा का जो समय होता था उस दौरान युद्ध होते रहते थे तो राज्य है वो बढ़ते रहते थे और फिर वही इलाके वो साम्राज्य कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वो हम्पी थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य बाद में हम्पी के नाम से फेमस हुआ या प्रसिद्ध हुआ था। अब हम इसकी स्थापना के बारे में जानें तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो ये मेन क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, ठीक है। और दो भाइयों का नाम क्या था, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब विजयनगर के शासकों को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो सारे के सारे प्रश्न के रूप में ही आ रहा है। तो विजयनगर के साम्राज्य के शासक को राय के नाम से जाना जाता था, यानी ये राय होते थे जो कि जो नरपति कहा जा सकता था या जो है सामान्य जनसंख्या के ऊपर शासन करते थे, तो ये राय कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अगर देखा जाए तो ये भी प्रश्न है, तो कृष्णदेव राय थे, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। उनके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य ने अपनी महिमा को छुआ, यानी कि ये वो दौर था जहाँ जब राजा कृष्णदेव राय जिन्होंने विजयनगर के ऊपर शासन किया तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी उन्नत बनाया, काफ़ी प्रगतिशील रहा और इसने बहुत ज़्यादा प्रगति और उन्नति इस शासक कृष्णदेव राय के समय में की थी। लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद सन 1565, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, सन 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। अब यहाँ पर हमें समझना है, देखिए विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का ये इलाका, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम देखें तो ये विजयनगर है और ये दक्षिण का मैंने कुछ हिस्सा बनाया है। तो दक्षिण भारत का ये इलाका विजयनगर यहाँ पे स्थित है। इस विजयनगर में जो है राजवंश कई हुए लेकिन 4 प्रमुख राजवंश है और उसमें जो कृष्णदेव राय जो कि सुलभ जो है राजवंश से थे और इन्होंने जो है इनके बाद यहाँ पे कृष्णदेव राय के बाद यहाँ पे जो है अराविडु वंश आया, ठीक है। अराविडु जो कि हम आगे पढ़ लेंगे। तो अराविडु वंश के समय जो है 1565 का वो समय था जिसमें युद्ध हुआ था। अब ये विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में ऐसा साम्राज्य था जो कि हिंदू साम्राज्य था और उसके आसपास गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर के कई शासक थे जो कि यहाँ मुस्लिम शासक थे। और ऐसे में हिंदू साम्राज्य और जो है मुस्लिम शासकों के बीच में हमेशा ठनी रहती थी और अंत में जो है अराविडु शासनकाल के दौरान 1565 में एक युद्ध हुआ था विजयनगर के अंदर विजयनगर को जीतने के लिए, और वो युद्ध है वो जो है तालीकोटा का युद्ध कहलाया। ये भी आपका पूछे जाने वाले प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध, और जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। राक्षसी तांगड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 1565 में, और इसमें ये विजयनगर का पतन का समय था जिसमें विजयनगर साम्राज्य की जो हार हुई और दक्षिण के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने मिलकर यानी संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर को बाद में खूब लूटा गया और विजयनगर साम्राज्य को जो है राजधानी विजयनगर को जला दिया गया
और इस प्रकार से विजयनगर को इस युद्ध में भारी हानि है वो उठानी पड़ी। अब है विजयनगर की अगर हम प्रशासनिक अवस्था को देखें तो विजयनगर का प्रशासन बहुत ही अच्छा था और इसके समय यानी कि विजयनगर के लोग हैं वो काफ़ी प्रसन्न थे। आमदनी अच्छी थी, आर्थिक स्तर पे लोग हैं वो प्रसन्न खुश थे और विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी तक घटने लगा था, यानी पतन का दौर। क्योंकि अगर हम देखें 1565 में विजयनगर में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस तालीकोटा के युद्ध के दौरान विजयनगर के शासक हैं वो हार चुके थे और फिर ये 16वीं शताब्दी, अगर 1565 है जो कि 16वीं शताब्दी का समय है और धीरे धीरे है विजयनगर साम्राज्य है वो घटने लगा अर्थात पतन की तरफ जाने लगा और 17वीं शताब्दी में ये साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया अर्थात इस साम्राज्य का पतन हो गया। अब कर्नाटक साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी है, तो ये विजयनगर साम्राज्य ही कर्नाटक साम्राज्य है, ये भी आपको दिमाग के अंदर रखना है। अब विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ठीक है, और हम्पी जो है ये विजयनगर का ही जो है नाम है या इस राजधानी के आधार पे विजयनगर की ये राजधानी है, कह सकते हैं हम्पी जो है फेमस हो गई या विजयनगर का नाम है वो हम्पी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कर्नाटक साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, हम्पी, जो कि वहाँ के हिसाब से इसका नाम है वो दिया गया। ये कर्नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी वहाँ पर हम्पी के अंदर भग्नावशेष मिलते हैं विजयनगर से संबंधित साम्राज्य के भग्नावशेष यानी टूटे फूटे अवशेष आज भी वहाँ पर मिलते हैं। और हम्पी की जो खोज है का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ। कि हम्पी जो नाम है विजयनगर का या विजयनगर की राजधानी का नाम हम्पी कैसे पड़ा, तो यहाँ पर मातृ देवी यानी स्थानीय देवी है मातृ देवी। हम जैसे अनेक देवी देवता होते हैं तो वहाँ पे पंपा देवी जो है वहाँ की स्थानीय देवी थी और यही पंपा देवी के नाम पर धीरे धीरे ये नाम है वो हम्पी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और अगर हम हम्पी के इतिहास को जानें या खोजें तो हम्पी की खोज है वो 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी, ये एक अंग्रेज अफसर थे, ठीक है, अंग्रेज अफसर थे और साथ में एक अच्छे सर्वेक्षणकार थे। यानी वो चाहते थे या उनको पुरातत्व से संबंधित चीज़ों को जानकारी लेने का शौक था, वस्तुओं के बारे में या किसी स्थान विशेष के बारे में जानने का। और इस आधार पे कॉलिन मैकेंजी जो थे जनरल थे और इन्होंने 1815 में इस राजधानी को खोजा था। अलेक्जेंडर ग्रीनलाव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की। यानी जब हम्पी को जानने का प्रयास किया गया तो 1815 में खोज हुई और 1856 में जो है इसके बारे में जानकारी यानी मानचित्र के आधार पर इसकी फोटोग्राफी की गई और जो भी यहाँ की प्राचीन इमारतें अवशेष है उनको जानने का प्रयास किया, जो विद्वान के लिए काफ़ी जो है उपयोगी साबित हुई। यानी जो इतिहासकार थे जो इतिहास को जानना चाहते थे उनके लिए ये फोटोग्राफी, ये मंदिर, ये भग्नावशेष वगैरह जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। 1876 में J.F. फ्लिट हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेख का संकलन और प्रलेखन भी शुरू किया। तो जैसे जैसे हम्पी का इतिहास है लोगों के सामने आता चला गया और लोग हम्पी के इतिहास को जानने के बारे में रुचि रखने लगे और एक समृद्धशाली इतिहास अगर हम कहें तो हम्पी का या विजयनगर का रहा है। और ऐसे में 1876 तक आते आते J.F. फ्लिट, ये भी अधिकारी है, हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेख यानी जो लिखे गए लेख थे जिसमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो उन शिलालेखों का संकलन किया अर्थात उनको जुटाया, उनमें जो भी लिखा गया था उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और फिर उसके बारे में उन्होंने प्रलेखन शुरू किया। प्रलेखन यानी फिर से लिखना शुरू किया, यानी उन्होंने गूढ़ बातें जो उन्हें जानकारी में मिली थी या खोज के दौरान जो भी उन्हें प्राप्त हुई थी इन शिलालेखों का अध्ययन करने से वो उन्होंने लिखकर एक तरह से हम्पी के इतिहास को लिखने का प्रयास है वो उनके द्वारा किया गया था। जॉन मार्शल जो कि जाने माने इतिहासकार हैं और जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की शुरुआत की और इतिहास में जॉन मार्शल का नाम है काफ़ी फेमस रहा है। और ऐसे में हम्पी के बारे में जॉन मार्शल ने भी जो है शुरुआत की कि हम्पी को कैसे एक संरक्षित स्थल के रूप में जो है रखा जाए।
1976 का समय और हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया। हम्पी को जब ढूंढा गया या विजयनगर को जब ढूंढा गया और इसमें इतनी ज़्यादा विरासत मिली या कह सकते हैं ऐसे ऐसे अवशेष मिले, ऐसे ऐसे भौतिक अवशेष जिसमें मंदिर, राजप्रसाद, ऐसे कई स्थान जिसके आधार पे हम्पी को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया और अंत में इसके लिए 1976 में हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया, यानी एक विरासत घोषित कर दिया गया और 1986 में इसे विश्व धरोहर केंद्र घोषित किया गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके कि इसे विश्व धरोहर केंद्र कब घोषित किया गया, तो आपको 1986 याद रखना है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में हम्पी को कब घोषित किया, तो 1976 याद रखना है। तो 76 और 86 10 साल का समय है दोनों के बीच में, जिसमें इसे विश्व धरोहर के रूप में माना गया। अब अगर देखें हम्पी की खोज किसने की, तो चूंकि हम पहले ही जान चुके हैं इसके बारे में कि हम्पी की जो खोज है उसका श्रेय है जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। और कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने हम्पी को सबसे पहले 1815 में खोज निकाला था। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों का, अपने अधिकारियों का ध्यान है इस और हम्पी की तरफ है वो मोड़ा, ध्यान आकर्षित किया। तो हम्पी के खंडरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया यानी दुनिया के सामने या हिंदुस्तान के अधिकारियों के सामने इसे लाने का प्रयास है उन्होंने किया था। शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादों, पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के खातों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, कोई भी इतिहास अगर किसी को जानना है तो वो इतिहास हमें सिर्फ भौतिक अवशेषों से ही नहीं प्राप्त होता या कह सकते हैं शिलालेख, अभिलेखों से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि कई चीज़ें हैं वो उसमें हेल्प करती है। या कोई भी इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के अवशेष होते हैं जो कि उस समय की बारे में हमें बताते हैं। तो जैसे कि भौतिक अवशेष के रूप में बहुत सारी भौतिक इमारतें मिली, इसके अलावा अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, लेकिन इसके साथ ही कॉलिन मैकेंजी और उनका ग्रुप या एक तरह से उनकी टीम वर्क ने जो काम किया था या टीम ने जो वर्क किया उसमें कि विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी के या विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही फेमस मंदिर है, विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर जो कि भगवान शिव से रिलेटेड मंदिर था और उनके पुजारी जो कि वहाँ पे जो पुश्तैनी पुजारी होते थे, जो बरसों से पारंपरिक पुजारी होते थे, वो यहाँ पर उनकी पुरखें इन मंदिरों में पूजा करते थे। तो ऐसे में इन पुजारियों से भी पूछा गया, हम्पी का इतिहास इनसे जाना गया और पंपा देवी के मंदिर उनमें भी इतिहास को उसके माध्यम से भी इतिहास को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा शिलालेख, अभिलेख तो थे ही और विदेशी यात्रियों की जो यात्रा वृत्तांत थी, खातों से मतलब है यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्री भी यहाँ पर कई आए हैं हम्पी में, जैसे कि फर्नाओ नुनीज है, इसके अलावा डोमिंगो पायस है और साथ में जो है अब्दुल रजाक समरकंदी है। उन सब ने विजयनगर की यात्राएं हैं वो की है। ये सारे यूरोपीय यात्री थे और समरकंदी है वो अब्दुल रजाक समरकंदी है, ये फारसी था और इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी और ये 1440 में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे जो देखा भारतीय इतिहास को, विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं को, तो इन्होंने अपने जो है रोजनामचों के अंदर लिखा है या कह सकते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में जो है लिखा है, यानी जैसे डायरी लिखने हैं वैसे इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। और फिर इसके अलावा भी क्योंकि विजयनगर साम्राज्य सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं था, कर्नाटक तो उसका मुख्य प्लेस था, लेकिन उसके आसपास के किनारे वाले प्रदेश जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी सम्मिलित थे, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, तो इस प्रकार से मेन इलाका है वो विजयनगर का था। तो ये साम्राज्य एक फेमस साम्राज्य था, सम्मानित और शानदार साम्राज्य था, जिसके कारण इसका इतिहास बाहरी आसपास के क्षेत्रों में भी मिलता है, जिसमें तेलुगु में भी लिखा गया है, कन्नड़ जो चूँकि कर्नाटक की मुख्य भाषा है, इसके अलावा तमिल और संस्कृत में भी इनके बारे में इतिहास लिखा गया। तो ऐसा कई साहित्य है जो कि ऐसा कई रचा गया है जो कि स्रोतों के रूप में विजयनगर साम्राज्य या हम्पी की खोज में जो है के बारे में विशिष्ट जानकारी है वो इतिहासकारों को देता है और इन सब ने जो है विजयनगर के साम्राज्य को जानने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगर हम देखें विजयनगर साम्राज्य में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, एक टिप्पणी है जिसे हम कह सकते हैं। तो कॉलिन मैकेंजी का अगर हम एग्जाम्पल देख लें या कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो उनकी परिचय हम थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। देखिए, कॉलिन मैकेंजी जिनका जन्म हुआ है 1754 ईस्वी में और ये सेना में कर्नल थे, ठीक है,
कर्नल, जो कि सेना का एक पद होता है, कॉलिन मैकेंजी, तो 1754 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। ये एक इतिहासकार, सर्वेक्षक, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे और इन्होंने यानी इन्हें इतिहास में रुचि थी और इसके लिए इन्होंने इतिहासकार का कार्य संभाला। सर्वेक्षक यानी जो है जानकारी जुटाने वाला, मानचित्रकार, ये बहुत ही अच्छे इतिहासकार थे कि वो जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पे मानचित्र भी बना लेते थे, नक्शा बना लेते थे और इस कार्य में ये काफ़ी निपुण थे। 1815 में उन्हें कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जो भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया। इनकी रुचि को देखते हुए, ठीक है, अंग्रेज वायसराय ने या अंग्रेज जो गवर्नर जनरल होगा उन्होंने जो है इनको पहला सर्वेयर जनरल बनाया और 1821 तक, अपनी मृत्यु तक के समय में वे इस पद पर बने रहे, यानी ये इस काम में लगे रहे और विभिन्न खोजों के बारे में अपनी जानकारी जुटाते रहे। अब हम्पी, हमने कॉलिन मैकेंजी को जाना, अब हम्पी एक शाही केंद्र कैसे बना या शाही केंद्र के रूप में हम्पी की पहचान को हम जाने तो हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। शाही केंद्र या राजधानी के रूप में हम कह सकते हैं तो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था और हम्पी एक बड़ा इलाका था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और इसमें 60 से भी अधिक मंदिर थे, ठीक है। 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में कि हम्पी या विजयनगर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे राजभवन मिले हैं, राजप्रासाद, जो कि चूंकि राजा और अधिकारी गणों के ये महल रहे होंगे तो यहाँ पे 30 से भी अधिक बड़े बड़े राजभवन मिले हैं। राजा का महल बाड़ों में सबसे बड़ा था और 2 मंच थे, दर्शक हॉल और महानवमी डिब्बा। बाड़ों से तात्पर्य है जो है राजप्रासाद का पूरा इलाका, एक क्षेत्र विशेष, और वहाँ की भाषा में इसे बाड़ा कहा जाता होगा। तो ऐसे में जितना भी वो इलाका था उसमें राजा का महल सबसे बड़ा होता था, काफ़ी विशाल भूभाग पर बना होता था। इसके अलावा और भी अन्य छोटे मोटे राजमहल होते थे तो वो राजा के रिश्तेदार, अधिकारी इनके हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर 2 मंच थे, एक तो दर्शक हॉल और दूसरा महानवमी डिब्बा। तो इनके बारे में हम जो है आगे हैं वो जानेंगे। शाही केंद्र में कुछ खूबसूरत इमारतें हैं। इतिहासकार बताते हैं कि हम्पी और विजयनगर का जो क्षेत्र है वहाँ पे कई प्रकार की खूबसूरत इमारतें हैं और कमल महल, हजारा राम मंदिर जो कि वहाँ की प्रमुख इमारतों के अंदर है। कमल महल जो कि कमल के समान उसकी आकृति है वो दिखाई देती है, तो इस आधार पे जो है उस महल को कमल आकृति के आधार पे जो है कमल महल दिया गया। ये हजारा राम मंदिर जो कि ये भी हम्पी के अंदर एक प्रमुख विशाल मंदिर है, तो इस आधार पे वहाँ पे कई खूबसूरत इमारतें हैं। आज भी वो इमारतें, ये मंदिर है वो आज भी फेमस है। अब हमने यहाँ पे जस्ट आगे मैं पढ़ा था कि महानवमी डिब्बा। अब देखिए दर्शक स्थल या महानवमी डिब्बा, दूसरा महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा क्या है? शहर में उच्चतम बिंदुओं में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महानवमी डिब्बा ये कोई डिब्बा नहीं है, ठीक है, ये कोई डिब्बा नहीं है बल्कि ये एक मंच है और ये एक सार्वजनिक तौर पे इस्तेमाल, मतलब ये जो है शहर के बीचों बीच में बना हुआ एक विशालकाय मंच होता था। और इस मंच की विशेषता क्या है? चूँकि इसको महानवमी डिब्बा क्यों कहा गया? क्योंकि ये आकार, जो मंच का आकार है वो डिब्बे के समान या चौकोर डिब्बे के समान दिखाई देता था और इसलिए से इतिहासकारों ने डिब्बा नाम है वो दे दिया। महानवमी नाम क्यों दिया गया तो ये भी हम अभी जान लेते हैं। देखिए जो लगभग, ये महानवमी डिब्बा की विशेषताएं देखें तो लगभग 11,000 वर्ग फुट से 40 फीट की ऊंचाई पर ये बढ़ता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा मंच था। विभिन्न समारोह यहाँ पर आयोजित किए जाते थे, यानी इस मंच पर तो शासक का सिंहासन लगता था और देवी माँ की मूर्ति को यहाँ पे सजाया जाता था। इसके अलावा मंच के चारों तरफ गलियारा होता था, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मंच होता था। और ये मंच जब भी यहाँ पे जो समारोह आयोजित किए जाते थे तो राज सिंहासन और इसके ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर पायल भी रखी जाती थी और देवता जो है पंपा देवी की मूर्ति वगैरह सजाई जाती थी। तो अब महानवमी डिब्बा की विशेषता तो ये है कि यहाँ पे समारोह है आयोजित किया जाता था जब ये महानवमी डिब्बा, ये कहने का मतलब है ये विशाल मंच है वो सजता था और इसकी सुंदरता बढ़ जाती थी। अब महानवमी नाम क्यों दिया गया? तो महानवमी का शाब्दिक अर्थ 9 दिन तक चलने वाला अर्थात महान नवा दिवस है। देखिए अब इसको समझना बहुत जरूरी है। महानवमी यानी कि महानवमी, नवमी, महा यानी महान और नवमी यानी 9 दिन,
ठीक है। अब 9 दिन अगर हम देखें, उत्तर भारत के अंदर देखें तो महानवमी क्या है, हम नवरात्रि मनाते हैं। और नवरात्रि में क्या होता है, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और ये साल के जब नवरात्रि आते हैं तो काफ़ी श्रद्धा के आधार पे इन दिनों को माना जाता है। और वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है। और अगर इस्लाम में देखें तो नौरोज मनाए जाते हैं। तो ये नौरोज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी आधार पे 9 दिनों को महत्वपूर्ण मानते हुए जो है इसको महानवमी कहा गया, यानी महा 9 दिन। और ये महा 9 दिन है। इस दिन यहाँ पे जब ये समय चलता था तो इस दौरान यहाँ पे बहुत सारे उत्सव आयोजन वगैरह होते थे। और इस प्रकार से महानवमी डिब्बा जो है ये मंच जो होता था वो सजता था। और यहाँ पे कई प्रकार के कार्यक्रम 9 दिन तक मुख्य रूप से चलते ही थे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कार्य होते थे इस दौरान। इस अवसर पर अनेक राजकीय कर्मकांड निष्पादित किए जाते थे। राजकीय कर्मकांड से तात्पर्य है कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होते थे। ठीक है, धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ, आरतियां वगैरह, तो धार्मिक आयोजन किए जाते थे, हवन यज्ञ वगैरह। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और प्रदर्शन तथा आदि राज्यों के को अपना प्रदर्शन दिखाते थे। यानी कि विजयनगर के शासक इस मंच पर एक तो धार्मिक आयोजन तो करवाते थे और साथ में अपना रुतबा भी दिखाते थे कि हाँ वो कितने शक्तिशाली, अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। और कई राज्यों को यहाँ पर बुलावा भेजा जाता था, यानी आसपास के राज्यों के राजाओं को यहाँ पर बुलाया जाता था और उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो करते थे। इस अवसर पर धर्मानुष्ठानिक में होने वाली मूर्ति की पूजा, राज्य की अश्व की पूजा, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। तो ये नवरात्रि जो होते थे, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे किए जाते थे, आयोजन किए जाते थे। विभिन्न मूर्तियों की पूजा होती थी, पंपा देवी की पूजा होती थी। राज्य के अश्व चूंकि सेना का भी प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है, तो अश्व की पूजा की जाती थी। भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। उस समय बलि का प्रचलन था, तो नवरात्रि के दौरान भैंसे और अन्य जानवरों की बलि भी यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा कई प्रकार की यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं होती थी, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, जिसमें जो है आयोजन में मनोरंजन के लिए नृत्य का आयोजन होता था, कुश्ती प्रतियोगिता होती थी और अनेक प्रकार की, जैसे घुड़सवार की प्रतियोगिता, तलवारबाजी की प्रतियोगिता, जो अन्य प्रकार की जो है प्रशिक्षण की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती थी। और हथियारों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंटें इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण थी। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे और राजाओं द्वारा जो भी राजा और नायक जो यहाँ पर उपस्थित होते थे, वो नायक एक तो विजयनगर के शासक को जो है भेंट देते थे, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य सामग्री उनके सामने, राजा के सामने भेंट के रूप में सोना, चांदी, आभूषण, जेवरात, बहुमूल्य वस्त्र, तो ये सारे कीमती सामान वो राजा को भेंट करते थे। और राजा भी, जो अतिथि राजा आते थे जिनको बुलाया जाता था, जिनको इस महानवमी का जो नवरात्रि के दिन चलते थे उस दौरान जो भी अतिथि शासक लोग आते थे, उनका भी जो है विजयनगर के शासकों के द्वारा बहुत आतिथ्य किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था और सबके सामने उन्हें बहुमान करके उनको औपचारिक भेंटें भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से विजयनगर के शासक इस महानवमी के समय जो है विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति और रुतबा है वो दिखाते थे। अब इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे कि ये महज एक उत्सव ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई अर्थ थे। कि त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों से की सेना में को खुले मैदान में नियोजित समारोह में जो है निरीक्षण करता था। देखिए, ये धार्मिक आयोजन तो होते ही थे, इसके अलावा राजा के नायक होते थे। नायक यानी राजा के शक्तिशाली कमांडो, एक तरह से कमांडर होते थे, सैन्य कमांडर होते थे ये नायक, जो कि राजा के जो विभिन्न भूभाग होते थे उनके ऊपर आधिकारिक रूप से वो वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे और राज्य की सुरक्षा भी करते थे। तो ये यहाँ पर जब ये आयोजन होता था, इस दौरान राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना, जो भी नायक है सब सैनिक टुकड़ियों के साथ यहाँ होते थे और उनकी सेना का प्रशिक्षण ये सब है। राजा जो है मैदान में सेना का वो है परीक्षण वगैरह करता था और फिर यहाँ पर सैन्य परीक्षण राजा के माध्यम से होता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ में नियत कर भी लाते थे। राजा के द्वारा ही नायकों को अपने अपने इस साम्राज्य से संबंधित छोटे छोटे भूभाग या बड़े भूभाग, जो नायक जितना बड़ा राजा के लिए विश्वसनीय होता था उतने ही विशाल भूभाग है, इन नायकों को दिया जाता था। ये नायक इन क्षेत्रों की जो है व्यवस्था को संभालते थे और साथ में वहाँ की
पूरी व्यवस्था को संभालते थे और वहाँ से कर की उगाही भी करते थे, यानी टैक्स वसूली भी होती थी। तो वैसे तो राजा ने उनको ये एक तरह से स्वायत्ता दे रखी थी, लेकिन जब ये महानवमी, ये नवरात्रि के दिन आते थे तब ये नायक हैं यहाँ पर बहुत सारे अपने रुतबे के साथ ये नायक यहाँ पर आते थे, राजा की यहाँ पे उपस्थिति देते थे। और इस अवसर पर वो राजा के लिए ये नायक बड़ी मात्रा में बहुत ही कीमती भेंटें वगैरह लेकर आते थे और साथ में नियत कर भी लाते थे। नियत कर यानी कि जिस भू इलाके का राजा के लिए या जो खजाने के लिए जो है राज परिवार की ओर से जो भी टैक्स की दरें या जो टैक्स निर्धारित किया जाता था, भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, तो ये नायक है जो नियत कर जो भी होता था, निश्चित रकम निश्चित मात्रा में फसल का हिस्सा जो भी होता था, वो भी विजयनगर साम्राज्य में इस समय ही लेकर उपस्थित होते थे और राज्य के खजाने में डालते थे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि क्या है विजयनगर और विजयनगर की स्थापना करने वाला कौन था और जो है महानवमी डिब्बा और उस दौरान क्या क्या कार्य होते थे, तो वो हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे। साथ में ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।